चलो, तो एक और चीज है अदिति, जैसे बाउंड्रीज, लिक्विड्स हैव नो बाउंड्रीज, इट टेक्स द बाउंड्रीज ऑफ द वेसल इन विच इट इज केप्ट, जिसमें रखा जाएगा ये उसी की बाउंड्री ले लेगा, अदरवाइज इट हैज नो स्पेसिफिक बाउंड्रीज, व्हाइल सॉलिड्स हैव वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। तो जब बाउंड्रीज लिखा होगा तो लिक्विड में हम लिखेंगे नो बाउंड्रीज। सर केवल गैसेस के सारी प्रॉपर्टीज जो गैसियस स्टेट है, गैसियस स्टेट में इसके पार्टिकल्स वाइडर अपार्ट रहते हैं। वाइडर अपार्ट का मतलब है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ वाइडर अपार्ट ही नहीं रहते हैं, दे आर मूविंग विद हाई स्पीड, और वो इस कंटेनर को हिट करते रहते हैं। ऑल्सो दे कोलाइड विद ईच अदर, हेंस दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। सो इसका मतलब क्या है कि इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इज हाईएस्ट, ठीक है, पार्टिकल्स आर वाइडेस्ट अपार्ट। पार्टिकल्स आर वाइडेस्ट अपार्ट। अब देखो कि जो स्कूल में चलेगा, बाउंड्रीज ऑफ लिक्विड आर वेल डिफाइंड। लिक्विड्स डू नॉट हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। आप उसको इसीलिए ठीक कराए ना, अभी आपको आपका नाम लेके बोला कोई बात नहीं, इसको ठीक करना है, इसका कोई इशू नहीं। लिक्विड्स हैव नॉट डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, मैं वही कर रहा हूँ, इसीलिए तो ठीक कराया। अब देखो जैसा स्कूल में चलेगा वैसा करेंगे और हम काउंट करा देंगे, ओके। चलो, पार्टिकल्स आर वाइडेस्ट अपार्ट, सो इसके जो पार्टिकल्स हैं ये आर मूविंग रैंडमली एंड फास्टली, बहुत तेजी से मूव करते हैं। दे हिट द कंटेनर या वेसल in which they are kept, hence exert pressure on walls of container. Rate of diffusion is fastest. Rate of diffusion fastest. Density least. बात करके क्या करोगे वो तुमको ज्यादा बता देगा। डेंसिटी लीस्ट, ठीक है, उससे कंफर्म कर रहे हो कि क्या रेंडमली होते हैं, वो कंफर्म करेगा तुमको। हम बल्कि आपको नेट से देख के बता देंगे, आपसे पूछ लेते हैं। डेंसिटी इसकी लीस्ट है, सबसे कम हो गया, पार्टिकल्स वाइडेस्ट अपार्ट है, और मदन इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? बोलो, टेप लगाए हो हाथ का, अब तो बता सकती हो। टेप में ऐसे ही दिमाग आधा हो जाता है, 4 ब्रेन हाफ वर्क करता है। बोलो, हाँ बताइए आयुष। ठीक कह रही है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लीस्ट, इनमें सबसे कम फोर्स है, तभी तो ये दूर चले जाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि क्लिंज है, तो इनमें फोर्स कितना है पार्टिकल के बीच में? सबसे कम है, ओके। और कंप्रेसिबिलिटी कैन बी, आर कंप्रेसिबल टू हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल, बहुत ज्यादा। और बताओ पलक। हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी और Sir, they are fluids. Highly compressible. हो गया है। They are fluids. फ्लूइड्स
Not fills the rigid. container. Fill the container. हो गया। नहीं है सर। वो भी हो गया। Fill the container in which they are kept. High rate of diffusion. लिख दिया। देख लो highly Indefinite compressible। volume. ये बात सही है। That is no shape, उनका कोई शेप नहीं है। And Definite volume. indefinite volume, no ordered arrangement of particles are random, ठीक है, random in motion। अब आगे देखो, सर इसमें ये होगा क्या these exert pressure ये लिख दिया, जो लिखा है उसको फिर से सर करें। सर मतलब ये कैसे जैसे कि मान लो तुमने यहाँ पे बॉल मारा, तो क्या इस वॉल पे प्रेशर आया, या इस पे मारो कोई फट भी जाए, तो जब पार्टिकल यहाँ टकराए, यहाँ टकराए, वहाँ टकराए, तो क्या इस पे प्रेशर आएगा? तो लगातार टकराते रहते हैं आपस में, दीवार से टकराएंगे, ऐसे चलते रहते हैं, क्योंकि मोशन बहुत ज़्यादा है। तो when they collide with walls of container, so in this way they exert pressure। ऐसा ही इन टेक्स्ट क्वेश्चन का जो थर्ड क्वेश्चन है पार्ट ए अब हम करने जा रहे हैं, जो आपने क्वेश्चन पूछा। सो व्हाई द गैस exert प्रेशर ऑन walls of container। सो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन। सर बी पार्ट है इंडेक्स क्वेश्चन के थर्ड क्वेश्चन बी है। ठीक है, थर्ड का ए पहले देखो कि a gas fills completely the vessel in which they are kept। so फर्स्ट वाले सर का बिकॉज particles of gas have negligible force of attraction। इनमें बहुत थोड़ा ही फोर्स है of attraction। they move randomly, वो randomly मूव करते हैं very fast in all the direction। kinetic energy हाँ, they move randomly in all the direction, in different direction, hence fill the container in which it is kept। इसलिए वो जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसको पूरी तरीके से भर, क्योंकि वो रैंडम मोशन कर रहे हैं। बच्चों को छोड़ दोगे अगर प्लेग्राउंड में, तो पूरे प्लेग्राउंड में फैल जाएंगे। सो hence fill the container in which it is kept। तो ये रीजन हो गया कि कैसे वो फिल कर देते हैं। बी पार्ट कि गैसियस पार्टिकल्स exert pressure on the wall of container। particles of gases have high kinetic energy and negligible force of attraction। नेग्लिजिबल मतलब नगण्य, बहुत थोड़ा, इतना है कि इग्नोर किया जा सकता है। नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वेरी गुड, इसको लिख दो वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो दे मूव, ठीक है, रैंडमली with high speed। they frequently collide with each other and also with wall of container। वे आपस में भी टकराते हैं और साथ में वॉल में भी टकराते हैं। so these frequently, these ही लिखना है सब जगह। they ह्यूमन के लिए आता है, अगर हमने कहीं पहले भी लिख दिया है तो गैस के लिए हमें क्या लिख देना चाहिए? ओके, सो इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब ये देखो, these frequently collide का मतलब टक्कर होता है with each other, उसके particles, and also with wall of container। तो आयुषी अगर वो वॉल से टकराएंगे तो क्या होगा? प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। वॉल ऑफ कंटेनर
hence exert pressure. इसीलिए तो साइकिल का ट्यूब फट जाता है अगर ज़्यादा हवा डाली जाए, क्योंकि फ्रीक्वेंट कोलिजन होगा, बैलून फट जाता है। कई बार तो देखा गया इतना प्रेशर होता है कि सिलेंडर तक फट जाता है एलपीजी का। ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर, नेक्स्ट देखो, ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। एक वुडन टेबल आदित्य सॉलिड क्यों है? अभी सर उसके जो पार्टिकल्स हैं उन्हें कम काइनेटिक एनर्जी है। बोलो। Sir, because they are rigid and have minimum space between the particles. They have definite shape, definite quantity. बहुत अच्छा, क्योंकि अब ये जैसे काइनेटिक एनर्जी है, ये सब एक रिक्शे वाला नहीं बता पाएगा, लेकिन फिर भी रिक्शे वाला भी वुडन टेबल को सॉलिड कहता है। तो हम उसके पर्सपेक्टिव से देखें कि एक लेमैन, अनाड़ी व्यक्ति भी उसे क्या कहेगा? सॉलिड कहेगा। तो क्यों कहेगा? बिकॉज इट हैज़ डेफिनिट शेप, डेफिनिट बाउंड्री, ठीक है, एंड रिजिड, इसीलिए वो सॉलिड। Sir, they cannot be compressed. हाँ, ये भी लिख सकते हो। So they fulfill all the properties of solid. वुडन, फिर वो बाद में लिख देना, वुडन टेबल हैज डेफिनिट शेप, definite volume, fixed boundary, and rigid, so it is called solid. ये कहा जाएगा sponge is compressible, then why it is called solid? Because Sir, because it has small pores between its तो उसमें the air trapped in it comes out when it is compressed. However, most of the properties of solids are fulfilled by sponge. तो ऐसे केस में हम ये लिखेंगे जब एक प्रॉपर्टी को वायलेट करता हो लेकिन बाकी को फुलफिल करता हो, तब फिर हम ये बात लिखेंगे, ठीक। सो इट इज कॉल्ड सॉलिड। डी देखो, we can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block we need a karate expert. तो हमें अगर हवा में हाथ मूव करना है तो देखो वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन एयर, लेकिन अगर वी हैव टू मूव थ्रू वुड तो फिर हम नहीं मूव कर पा रहे हैं, तो हमें उसके लिए एक्सपर्ट चाहिए। क्यों ऐसा है? अट्रैक्शन ज़्यादा है, ऊपर से इसके अंदर Sir, स्पेस ज़्यादा नहीं होता, टाइटली यही सब लिखना है। Sir, क्योंकि the particles of air has space between them and the solid particles of solid have not much space between. यही लिख देते हैं। So Sir, they are not rigid. देखो, particles of solid, particles of solid are tightly clinched. देखो स्पेस तो सभी में होता है, नहीं तो हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की क्यों बात करते हैं? हर एक में स्पेस जरूर होता है, उसमें 1 एंगस्ट्रॉम है तो उसमें 20 एंगस्ट्रॉम है, वो अलग बात, लेकिन है स्पेस। लेकिन फिर भी टाइटली क्लींज्ड है। ये सब कैसे हैं? टाइटली क्लींज्ड एंड हैव हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड हैव हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। So we need karate expert to move hand. So we need karate expert to break it apart. तो उसको तोड़ने के लिए हमको एक कोई ताइक्वांडो वाला कोई चाहिए। So we need या रेयान टाइप कोई मिल जाए, need karate expert to break it apart while particles of air are wider apart. And have
और आयुषी कंप्लीट करो। एंड हैव, बोलो। And have space between. वाइडर पार्ट थोड़े और बताओ। एंड हैव क्या, पहले कंप्लीट करो। दूर दूर तो हैं और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं है, तो इसलिए हम अपना हाथ आसानी से मूव करा सकते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? एंड हैव नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ attraction, so we can easily move our hand here. हेलो, हाँ सर नमस्कार। हाँ सर इसी पे, ठीक है सर इसी पे कर दीजिए। फोन पे गूगल पे किसी से कर दीजिए। 10th कहाँ? ओके ओके सर। नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, between particles and have negligible force of attraction between particles. अब जरा देखिए, so we can easily move our hand through it. through का मतलब इसके अंदर से ले जा सकते, जबकि वुड में से थ्रू नहीं कर सकते। अब जरा देखिए, लिक्विड्स जनरली हैव, फोर्थ क्वेश्चन, लिक्विड ज्यादा डेंसर होते हैं कि सॉलिड? तो फिर बर्फ पानी में क्यों तैरती है? सर क्योंकि उसकी वॉल्यूम ज्यादा होती है तो डेंसिटी कम होगी पानी की। नहीं सर, क्योंकि सर उसके अंदर एक 6 लेयर्स होते हैं, 100 वॉल्स की, जिनके बीच में से स्पेसेस होते हैं सर, और हाँ, उसको ज्यादा उनके अंदर जब वो कंडेंस होती है सर और बर्फ की स्टेट में बनती है तब उसके अंदर एयर पार्टिकल्स भी बढ़ जाते हैं सर। ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। और वो ये भी सही कह रहा है कि उसका हेक्सागोनल शेप होता है, 6 मॉलिक्यूल होते हैं और 6 मॉलिक्यूल आपस में क्लीन होकर बीच में एयर ट्रैप हो जाता है। ये जो बात बता रहे हैं ये 11th की बात बता रहे हैं, वो भी सही बता रहे हैं सर। लेकिन सर जो वाटर होता है सर उसका वॉल्यूम, मतलब जो आइस का वॉल्यूम उससे ज़्यादा होता है तो सर उसकी डेंसिटी कम होगी, और सर वाटर का वॉल्यूम सर कम होगा, उसकी वो सारी चीज़ें हम लिख देंगे। तो अब जरा देखिए, तो लिखिए आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। सो आइस क्यूब्स, जो आइस क्यूब्स होती है उसमें क्या होते हैं? सो आइस कंटेन्स एयर trapped between water molecules, ठीक है, contains air trapped, so density of ice, इसलिए डेंसिटी कैसी होगी? डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन, सेंटेंस पूरा करो बारीक, ये किससे कम है? सॉलिड्स। हाँ, दैट इज डेंसिटी ऑफ आइस, आइस खुद ही सॉलिड है, तो ये किससे कम डेंसर है, किससे वाटर हल्की? से कम है। लेस डेंसिटी देन वाटर। यस सर। सो और जो हल्का होगा जिसकी डेंसिटी कम होगी वो फ्लोट करता है। वो लोग कैरोसिन पानी के ऊपर क्यों फ्लोट करता है? सर क्योंकि सर केरोसिन की डेंसिटी कम है सर वाटर से, इसीलिए वो फ्लोट करता है। सो और सर वुड की भी डेंसिटी कम है, वुड में भी हवा भरी होती है, ठीक है, वुड इसीलिए तैरता है। तो इसलिए बताओ, सो इस सेंटेंस को भाविन कंप्लीट करो। सो सर so ice will float on the water. yes, ice floats on water. इसीलिए फ्लोट करता हूँ। अब देखो,
क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करो, फिर आगे की बात। 3 और 4 यही दोनों। थर्मामीटर वर्क करता है सर, थर्मामीटर ऐसे ही वर्क करता है। हाँ सर अगर आयरन लाई देखो, when liquid is cooled, अब लिक्विड को पहले सॉलिड को हीट किया, अब क्या करो, when liquid is cooled then they come closer, पास आ जाएंगे, and occupy their lattice points, और जहाँ जैसे तुम लोगों की एनर्जी खेल कूद के ख़त्म हो गई तो चुपचाप आके अपनी सीट पर बैठ जाते हो कि नहीं, बैठ जाते हो। तो उसी तरीके से लिक्विड को जब कूल कर दो, उसकी सारी एनर्जी निकाल दो, तो क्या होगा बोलो, then they come closer and occupy their lattice points, और अपना lattice points ले लेंगे जैसे इसमें है, जैसे उनकी काइनेटिक एनर्जी और खत्म हो जाएगी, and they get converted into solid। बोलो बात समझ आ रही? When liquid is cooled, then particles come closer, फिर उसके particles पास आ जाएंगे, come closer, and आगे बोलो देवांश, फिर क्या करेंगे बोलो, and लूज देयर बॉन्डिंग, लूज नहीं, फिर वो और बॉन्ड हो जाएंगे, फिर तो हाँ गेट बॉन्डेड एंड कम And क्लोज टू get- द लैटिस पॉइंट। बॉन्डेड, वो आपस में बॉन्डेड हो जाएंगे क्या, यस सर। विद ईच अदर, इन अ फिक्स्ड अरेंजमेंट। बिल्कुल सही है, एंड एट देयर लैटिस पॉइंट्स, टेक देयर पोजीशंस एट लैटिस पॉइंट्स, अपनी पोजीशन ले लेंगे यस सर। एट लैटिस पॉइंट्स, और फिर किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड and get converted into solid। इसी चीज को क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड Freezing। दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। अलग फ्रीजिंग और फ्यूजन सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग। क्या ये एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है ना। अब देखो, जमा करिए रितिका एंड प्रद्युम्न ना। अब देखो, पूछा जा रहा है हाउ लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू गैस, एक्सप्लेन। लिक्विड गैस में कैसे कन्वर्ट होता है, इसको explain सर, करना। सर जमा करो, जमा करो। Sir, when we give heat energy to particles of liquid, they possess more and more kinetic energy, and a stage comes at which the bonding is completely broken. चलो ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ, इसको नोट करवाता हूँ। क्वेश्चन पूछा गया है हाउ लिक्विड गेट कन्वर्टेड सर कैन आई एक्सप्लेन? इनटू गैस, अभी नहीं, इनटू गैस, एक्सप्लेन। एक बार मैं लिखवा दूं फिर पूछूंगा, ठीक है। देखो, when liquid is heated, तो लिक्विड में तो उसके जो पार्टिकल है वो अंदर ही अंदर हिल डुल रहे हैं, these are moving। अब मैंने इसको क्या किया, इसको हीट करना शुरू कर दिया, इसके प्लांट में ये हीट किया। तो when liquid is heated, तो क्या होगा, मान लो यहाँ पर मैं सबको जूस पिलाऊं, खूब एनर्जी दूं, तो सबसे पहले कौन भागेगा, सर जिसके पास जस्टिन। उसके बाद और पहले और कौन भागेगा, आयुषी, और फिर ये। क्यों, क्योंकि जो बीच वाले हैं ये चारों तरफ घिरे हुए हैं, इनको जो है मदन को 6 लोग पकड़े हुए हैं, और आयुषी को देखो जो सबसे ऊपर है, यहाँ का पार्टिकल कितने से बंधा है, 4 से। लेकिन जो बीच वाला पार्टिकल है उसको तो इसकी भी बॉन्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 है,
तो बोलो इसको थोड़े लोगों का हाथ छुड़ाना है कि इसको ऊपर वाला, तो ऊपर वाले को थोड़े लोगों का हाथ छुड़ाना है। सो व्हेन लिक्विड इज हीटेड, जब इसको गर्म किया जाता है, द सरफेसियल पार्टिकल्स, बोलो इस समय ज्यादा एनर्जी किसके पास है, जस्टिन और आयुषी के पास कि तुम्हारे पास? जस्टिन, इन लोगों के पास ज्यादा, क्योंकि ये थोड़े लोग हाथ पकड़े। जितना तुम लोगों से दोस्ती निभाओगे उतना तुम्हारा पैसा खर्च होता चला जाएगा, उतनी एनर्जी खर्च होती चली जाएगी। सो वो सबसे पीछे की रो में, वो भाग जाएंगे दरवाजा खुला देखते ही, तुम लोग चक्कर में पड़ जाओगे। तो यहाँ पर देखिए, तो क्या क्वेश्चन है बताओ? व्हेन लिक्विड इज हीटेड द पार्टिकल्स एट सरफेस, वो लोग क्या करेंगे बताओ? दे ब्रेक फ्यू बॉन्ड्स, उनको ज्यादा बॉन्ड नहीं तोड़ना है, एंड लीव द सरफेस एंड गेट कन्वर्टेड इनटू गैस। तो द वेपराइजेशन ऑफ सरफेसियल पार्टिकल्स इज कॉल्ड, ये सही कह रहे हैं, इवोपरेशन। देखो जस्टिन ने बताया, वो जानते हैं, कई बार कर चुके हैं, तभी तो बता रहे हैं कि इसे इवोपरेशन कहते हैं। देखो कुछ चीजें इन्होंने बताई, बोल रहे हैं कि सरफेस के पार्टिकल का, इधर ध्यान दो रहे, सबकी माँ मत बनो, उसकी उनकी माँ अलग है, तुम पूरे क्लास की अम्मा बने रहते हो। अब चलो देखो, यहाँ देखो, अब इस सेंटेंस को फिर से रिपीट करो। द सरफेशियल वेपराइजेशन, The superficial vaporization. बोलो इज कॉल्ड, आप देर लगा दिए, तो ध्यान सबसे दोगे तो फिर यहाँ कैसे जानोगे? मालूम है चुनाव का अवसर है, सबका वेलफेयर करोगे तभी सरपंच बनोगे, ये बात हम जानते हैं, अभी ध्यान देखो इस चीज को। When liquid is heated, then particles at surface which are, जो कितने से बाउंडेड है बोलो? which are bonded with few particles, break those bonds and leave the surface। क्या वो उड़ जाएगा ऊपर? break those bonds with few particles, break those bonds, heat दोगे तो बॉन्ड टूट जाएगा, break those bonds and leave the surface। जरा ध्यान दें, जो वेपराइजेशन है वो दो तरीके का है। तो एक हमने बताया जो सरफेस से हो रहा है, और एक बल्क में हो रहा है। पूरे पानी में बबल्स उठने लगे, बबूले उठने लगे, और अंदर अंदर भी वेपर्स निकल निकल के भागने लगे, वो बॉइलिंग है। पानी को बोलता देखा है, अंदर से भी बबूले उठ के बल्क में पार्टिकल भागने लग जाए, तब बॉइलिंग कहना। और सिर्फ सरफेस पर हो तो इवापोरेशन, और दोनों ही वेपराइजेशन के टाइप हैं। सरफेस का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे होता है, बल्क पे जब हम अपनी हीट जब देते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे, उसमें बहुत कुछ बताना है। ये समझ लो तब फिर हम बता भी पाएंगे, क्योंकि थोड़ी चीजें आपको मालूम चल जाएंगी। वो कॉपर सल्फेट वाले में बल्क सरफेस वाली चीज हुई है ना, अभी वो सरफेस पे हो रहा है, ये सब जो भी हो रहा है वो कैसे हो रहा है? सरफेस पे। तो जो सरफेस वाला होता है वेपराइजेशन, उसे क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। और जब पूरे पानी में होने लग जाए तब तो बॉइलिंग कहेंगे। बॉइलिंग दिखाई भी पड़ती है, बहुत फास्ट होती है वो वेपराइजेशन। तो ये समझिए, फ्यू पार्टिकल, तो वो जो बॉन्डर है वो क्या करेंगे? ब्रेक दोज बॉन्ड्स एंड लीव द सरफेस, वो तोड़ देंगे ऊपर ऊपर वाले। एंड दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो जो इवेपोरेशन हमने कहा है, क्या ये सरफेस फिनोमिना है? जो सरफेस पे होंगे वही तोड़ पाएंगे। अगर मैं इसी एक गिलास पानी को पूरी सरफेस में बिखेर दूं तो क्या इवेपोरेशन फास्टर हो जाएगा? क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल सरफेस पे आ जाएंगे। और क्या ये बॉइलिंग पॉइंट से कम पे भी हो सकता है? बॉइलिंग पॉइंट तो 100 पर होती है, और ये 24 डिग्री इस समय इस रूम का टेम्परेचर है, तो क्या इसमें भी पानी सूख जाएगा? वो सूख ही जाएगा, टाइम लग जाएगा। लेकिन होता तो है ना, इवेपोरेशन टेक्स प्लेस बिलो बॉइलिंग पॉइंट। उसको बॉइलिंग पॉइंट की जरूरत नहीं है, पहले भी होता था। समझ में आ गई बात कि नहीं?
So this is called evaporation. It is surface phenomena. ये कैसा phenomena है? Now, if liquid is further heated, अब और इसको गर्म करो. Further heated, then at a constant temperature, एक constant temperature होगा. Then at a certain temperature. All particles of liquid gain so much energy that they break the bonds where they are. वे जहां हैं वहीं से वे सारे बॉन्ड को तोड़ देंगे and get escape from the boundary of the liquid. They get escape and convert into gas. वेपर बदल जाएंगे. This is called boiling. Boiling is bulk phenomena. और ये क्या है बोलो? इट इज सरफेस फिनोमेना में लिखा है, नहीं लिखा कोई बात नहीं, आगे लिखाएंगे. क्या लिखा है? सो लीव द सरफेस अभी हम अलग से लिखा देंगे, समझाएं कि नहीं? सो एट ए सर्टेन टेम्परेचर हमने उसको राइज किया. ऑल पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, ऑल पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड अटेन्स so much energy and break all bonds. वो अपने सारे बॉन्ड तोड़ देते हैं, ठीक है. एंड वेपराइज वेयर दे आर. उन्हें सरफेस पे आने की जरूरत नहीं, वहीं पे तोड़ ताड़ के ऊपर निकाल देते, ठीक है. एंड ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स एंड फिर क्या होगा बोलो? कन्वर्ट इनटू गैस वेयर दे आर. इस पूरे एक्सप्लेनेशन में वाटर कहीं ना लिखना, ये लिक्विड की बात हो रही है इन जनरल. गेट कन्वर्टेड इनटू गैस वेयर दे आर, वेयर दीज आर. इसका क्या मतलब है? दैट मीन्स नाउ bulk vaporization takes place. Bulk vaporization, Aditya, it is called bulk boiling. So if वहीं से छोड़ देते हैं. Now bulk vaporization, bulk का मतलब है पूरे ग्रुप में, पूरे भंडार में, है ना. तो bulk vaporization is called boiling. अब जरा हम और चीजें देखें. व्हाट इज 3 चीजों की डेफिनेशन हमें आपसे पूछनी है देवांश. पहला तो वेपराइजेशन की डेफिनेशन बताओ. Sir, the process at which water gets converted into gas at atmospheric pressure is known as vaporization. ऐसा नहीं बताना, ये फिर गड़बड़ हो जाएगी. अभी हमने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया. अदिति वेपराइजेशन बताओ. ये सब नहीं बताना है, अभी 6 पॉइंट लिखाएं कि नहीं? ABCD Sir, conversion of water into वाटर नहीं बोलना, liquid into gas. इतना ही बोलना है बस. वेपराइजेशन क्या है? क्योंकि अब आगे धीरे धीरे उन्हें बाइफरकेशन करेंगे ना कि क्या क्या है. तो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड वेपराइजेशन. अब देखो, अब बताइए इवेपोरेशन. ठीक है. सरफेशियल वेपराइजेशन मतलब सरफेशियल वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड, उसे क्या कहेंगे? Evaporation. एक आदित्य का है. Sir, conversion of liquid into gas. सरफेशियल वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे? इवेपोरेशन. इट टेक्स प्लेस बिलो बॉइलिंग पॉइंट. 24 पे भी हो सकता है, 50 पे भी हो सकता है. टेम्परेचर बढ़ा होगा तो तेज हो जाएगा. फिक्स नहीं होता.
100 से कम किसी पे भी होगा, क्योंकि बल्क तभी होगा 100 पे, और 100 से पहले सरफेस पे ज़्यादा उसके। सो इट टेक्स प्लेस, सेंटेंस पूरा करो रियान। बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, बिलो बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो शुरू में ये ला रहे थे 5 नंबर सारे टेस्ट में, फिर ये 4 दिन से नहीं ला, तो बीच में ध्यान इधर उधर हो गया। 4 दिन से इनकी परफॉर्मेंस आज भी नहीं बता पाए, 2 सवाल पूछे दोनों में। सर मैं क्वेश्चन अभी देखो याइंग भी कर रहे थे, जमाई भी ले रहे हैं, जैसे जमाई राजा बनने जा रहे थे। अरे अभी छोटे को पढ़ाई करो, है बात की नहीं। तो इस सेंटेंस को पूरा करिए पलट। इट टेक्स प्लेस Particles surface at boiling point. एट कहाँ, इवैपोरेशन की बात। boiling point. तो क्या ये जो इवैपोरेशन है वो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है कि नहीं? इट टेक्स प्लेस बिलो बॉइलिंग पॉइंट। आपने surfacial vaporization liquid सरफेशियल वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड का सरफेस का जो वेपराइजेशन है उसे हम क्या कहें? जरा देखो, 2 चीजें हैं, एक सरफेस का पानी उड़े और एक है कि पूरे में यहाँ ऐसे बबल बन जाए और अंदर अंदर से पार्टिकल भी निकलने लग जाए। तो ये कब होगा? ये 100 डिग्री सेल्सियस पर होगा, और हो सकता है ये 24 पर भी हो या 50 पर भी हो, 50 डिग्री पर भी हो सकता है। तो ये इवेपोरेशन है, और ये जो बल्क में हो रहा है कहीं से भी जा रहा है वो बॉइलिंग। अच्छा बताइए, तो ये जो है इट टेक्स प्लेस बिलो बॉइलिंग पॉइंट, ये सरफेशियल फिनोमिना है। अगर तुम बकेट में पानी रख दो तो क्या वो सुबह तक ठंडा हो जाता है? Yes, sir. क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो अंदर अंदर से हीट ले लेके इवेपोरेट हो रहे हैं। तो पूरा पानी, या कूलर में भी हाथ डाल के देखो, कूलर का पानी ठंडा ही है, तो वो इवेपोराइज होते रहते हैं, यानी इवेपोरेट होते रहते हैं। तो इवेपोरेशन, इवेपोराइजेशन, जो इवेपोरेशन है कॉजेस कूलिंग। ये क्या करता है बोलो? Cooling. इवेपोरेशन कॉजेस Cooling. सर तभी सर प्लांट्स में जब ट्रांसपिरेशन होता है तो सर वो Plants cool. जैसे तुम्हारे अंदर से स्वेटिंग क्यों होती है गर्मियों में? जिससे तुम्हारी बॉडी ठंडी Body रहेगी। ठंडी रहेगी तो इसलिए. हमारा जितना पानी निकलता जाएगा उतना हम अंदर कूल रहेंगे, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री अंदर सेल्सियस कैसे रहेगा, cool है? क्योंकि अंदर से वो एक्स्ट्रा हीट ले लेके पानी साल्ट्स के साथ बाहर निकलता है। है बाहर। और नहीं तो सन की हीट पड़ती है तो बॉडी अगर टेम्परेचर 38 भी हो जाए तो हम मर जाए। तो स्वेटिंग की वजह से 1 डिग्री कम या ज़्यादा में भी बहुत कहते हैं 102 है, पहले इसको एंटीपायरेटिक दो, बचाओ। अब जरा देखो, हाँ, तो ये बताइए, ये बात सही है। तो अब देखिए बॉइलिंग क्या है, से evaporation से cooling कैसे होता है? फिर से देखो कि इवेपोरेशन में इस पार्टिकल को, इन बॉन्ड्स को तोड़ना है। सो ड्यूरिंग इवेपोरेशन, अभी उन्होंने क्या बताया जस्टिन ने, कि पानी में डाला था बर्फ तो जल्दी पिघल गई और बाहर नहीं पिघली। सो द पार्टिकल एट सरफेस टेक्स हीट फ्रॉम बल्क टू ब्रेक द बॉन्ड्स एंड एस्केप फ्रॉम द सरफेस। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज फॉर ऑल द पार्टिकल्स विच कम एट सरफेस। वो अंदर अंदर से हीट लेके बाहर भाग जा रहे हैं, एंड इन दिस वे द टेम्परेचर ऑफ bulk decreases and the bulk liquid becomes cool. अंदर से वो हीट ले लेते हैं, समझ में आ गई बात? Yes, sir. अब जरा देखो बॉइलिंग, हाँ बोलो। Sir, the conversion of liquid state into gaseous state at above 100 degrees वो Celsius. सब कुछ बोलना ही नहीं है। बल्क वेपराइजेशन में बॉइलिंग पॉइंट बोलूं तब सब बोलना। बल्क वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड बॉइलिंग, बस इतना ही बोलना, ठीक है? बल्क वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड, इसी को क्वथन भी कहते हैं हिंदी में। तो उबालना बोलते हैं ना. हाँ, क्वथन, ये सही कह रहे हैं, यही क्वथन है या उबलना। तो अब इट इज कॉल्ड बॉइलिंग। बात समझ में आ गई? अब देखो, इट टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जैसे वाटर का तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही होगा,
अब बॉइलिंग से क्या कहीं कूलिंग होती है? Yes, sir. वो 100 पे ही होगा. इट डज नॉट कॉज कूलिंग. ये बल्क फिनोमिना है, वो सरफेशियल फिनोमिना है. सो इट टेक्स प्लेस. ये कितने पर होगा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर Yes, sir. and does not cause cooling. इससे कूलिंग भी नहीं होती. अब जरा देखिए कि इतनी बात हो गई. तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ध्यान बताइए. बताओ. Sir, the lowest temperature at लोवेस्ट नहीं होता है. आप बोलो देवांश. Sir, the minimum temperature. भाभी बताओ. Sir, the minimum temperature. मिनिमम नहीं बोला जाता. ये थोड़ी है कि 102 पे भी हम बॉइलिंग करा देंगे. तुम्हारे हाथ में 100 पे ही होती है. So, book में तो minimum. देखो अभी दिखा देते हैं. कांस्टेंट टेम्परेचर मिनिमम कहाँ लिखा है? दिखाइए. Sorry, melting में. मेल्टिंग में भी कहाँ लिखा So, है? melting में लिखा है the minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at atmospheric pressure. दिखाओ कहाँ लिखा है. Yes, sir, minimum लिखा है sir, melting point. At which Solid. आप मिनिमम टेम्परेचर और फिर उसके बाद मैक्सिमम आप कांस्टेंट टेम्परेचर ही लिखो. उसी को मेल्टिंग कहते हैं. अब जैसे हमने आपको बताया वो एग्जांपल रेलिगेशन वाला कि प्रेशर लगाया जाए तो और माइनस पे भी हो जाएगा. तो क्या वही मिनिमम टेम्परेचर है क्या? तो इसका क्या मतलब? और टेम्परेचर बदलता भी नहीं. मेल्टिंग के दौरान का टेम्परेचर बदल जाता है, वो एक ही रहता है. कांस्टेंट टेम्परेचर लिखो. ये आगे सारी क्लासेस में यही डेफिनेशन. मिनिमम कहना ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर लिखो. सही हो रही सबकी डेफिनेशन, आपकी भी ठीक होगी. ठीक है नहीं? Yes. और वही प्रोसेस क्या है बताओ. बोलो इसका The constant temperature at which कांस्टेंट. जल्दी मत बोलो, धीरे धीरे बोलो, सही हो जाएगा. कांस्टेंट temperature टेम्परेचर at which a liquid gets converted into gas. That by वो सब भी ठीक है. द कांस्टेंट टेम्परेचर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट विच लिक्विड बॉइल्स. बॉइल्स लिख दो. बॉइलिंग तो हम जानते हैं. Sir, The- atmospheric pressure लिखना जरूरी है. हाँ, ये इसलिए क्योंकि देख लो ये बहुत अच्छी बात इन्होंने पूछी है, नहीं तो फिर रह जाती. ये सभी के लिए पूछते हैं. ये देखो कुकर है, तो कुकर में ऊपर से प्रेशर बहुत लगता है क्या? क्योंकि हवा खुल नहीं पाती. तो जो इसकी भाप निकलती पानी की, क्या वो भी प्रेशर डालती है? कुकर तो फट भी जाता है, इतना प्रेशर होता है. तो कुकर के अंदर अगर पानी है तो 666 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, उबलेगा नहीं. फिर से समझो, इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ता जाता है, बॉइलिंग कभी नहीं होती. अगर तुम्हारे पास कांच का कुकर हो, कांच का, Sir, ऊपर इंडालियम का ना हो, किसका कुकर हो बोलो, कांच तो का। वेपर्स बढ़ते जाएंगे ऊपर. तुम देखोगे भाप होता चला जा रहा है और वो टेम्परेचर भी बढ़ता चला जा रहा है. और ऐसे में तुम जब इसको अचानक खोल के रख दो तो पड़ी पड़ी नीचे गैस के चूल्हे से उतार दो, तब भी दाल बहुत देर तक उबलती रहेगी. क्योंकि जब तक वो 100 नहीं आ जाएगा तब तक उबलेगी. तो इसलिए दाल कुकर में जल्दी क्यों पक जाती? क्योंकि उसके अंदर बॉइलिंग नहीं होती. समझ में आ गया? और वहीं हम लद्दाख में थे तो वहाँ एटमॉस्फेयर का प्रेशर ही नहीं है. हम लोग लद्दाख में एयरफोर्स में थे, 2 साल पोस्टिंग रही है. तो वहाँ 60 डिग्री पे आलू उबलता था और 8 घंटे उबलता रहता था. उबलते में हाथ डाल के हम देख रहे हैं, अरे ये उबल तो जाए, शाम को कम से कम कुछ सब्जी खा लें. तो वहाँ खुले में, वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा. और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर दो तो सभी उबलने लगेंगे, 40 पे ही उबलने लगेंगे. Sir, ठीक है. तो हम क्या लिखें? द कांस्टेंट टेम्परेचर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट विच लिक्विड बॉइल्स या वेपराइजेशन टेक्स प्लेस इन वन या बॉइलिंग टेक्स प्लेस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर at which boiling takes place. This called, उसे क्या कहेंगे? Sir, boiling point. Boiling
पॉइंट, इसे बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। नाउ अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपको करना है, explain how liquid converts into gas। यही क्वेश्चन करना है बस। और टेक एंड डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट। सर वो लिक्विड में सर वो सरफेस फिनोमेना और बल्क फिनोमेना दोनों इसी में आ जाएगा। तो ये दोनों खेल आपको 5 मिनट में ही करने हैं, इससे दूसरे क्लास वालों को पता ना चले कि 9th पढ़ के गई। इसे स्पेलिंग भी सही होती है, लिखना चाहिए। देखो ये देवांश कितना लिखता रहता है, इसी से सीख लो।